ये जो कॉलोनाइजेशन था, जो उपनिवेशवाद रहा भारत में 200 सालों तक, इस उपनिवेशवाद का प्रभाव क्या पड़ा, इसका इम्पैक्ट क्या था, ये आपसे क्वेश्चन बनता है और आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, जब हम उपनिवेशवाद के इम्पैक्ट पढ़ते हैं ना, तो हम सिर्फ एक तरफा इम्पैक्ट नहीं पढ़ सकते। यानी हम लोग सिर्फ इस दृष्टि से नहीं देखेंगे कि यार अंग्रेजों ने हमको लूटा, हमको मारा, हमको पीटा, हमको गुलाम बनाया, हमें हमारा शोषण किया, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को गरीब कर दिया। ये सब तो उन्होंने किया, इम्पैक्ट तो नेगेटिव ही होंगे। उपनिवेशवाद का तो मतलब ही क्या है? शोषण, कुल मिलाकर एक्सप्लॉयटेशन करो। रिसोर्सेज लेकर गए हिंदुस्तान से, मगर कॉलोनाइजेशन के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़े थे। तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट को समझेंगे, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि अंग्रेजों ने हमको दिया क्या, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। एक अच्छा एस्पिरेंट सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम का, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी, चाहे यूपीपीसीएस का, उस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उसे सिर्फ आलोचना नहीं करनी है, उसे समालोचना भी करनी आनी चाहिए। यानी कि आप सिर्फ नेगेटिव बातें ना कहो, आपको अच्छी चीज़ पता होना चाहिए। अंग्रेजों ने भारत को बहुत कुछ दिया अच्छा, उनकी बनाई हुई ट्रेन से ही आज हम लोग सफ़र करते हैं। तो हम दोनों चीज़ पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं उनके इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट में सबसे पहला आएगा इकोनॉमिकल इम्पैक्ट। क्या होगा बच्चा? आर्थिक प्रभाव। कि अंग्रेजों का उपनिवेशवाद का भारत में क्या आर्थिक प्रभाव था। तो आर्थिक प्रभाव में ये नेगेटिव इम्पैक्ट बता रहा हूँ पहले मैं, नेगेटिव इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जिसमें सबसे पहला कि देखो, उपनिवेशवाद में आर्थिक लाभ कमाना है, शोषण करना है। तो अंग्रेज जब भारत में आए तो इनिशियल फेज से, यानी प्रारंभिक दौर से ही वो शोषण करना चाहते थे, ठीक। तो इसका सबसे पहले नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि इससे क्या हुआ कि हमारा जो पारंपरिक शिल्प उद्योग है, यानी जो हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम जो इंडस्ट्री है, वो क्या हो गई? पूरी तरह से खत्म हो गई। क्योंकि अंग्रेजों के उद्योग में बने हुए पक्के माल से, रेडीमेड कपड़ों से, रेडीमेड प्रोडक्ट से हाथों के बने हुए चीज़ें ना कॉम्पीट नहीं कर पाए यार। और अंग्रेजों ने पॉलिसी भी ऐसी बनाई कि भारत से भेजी हुई चीज़, भेजने वाली चीज़ों पर टैक्स बढ़ा दिया, और इंग्लैंड तक वो चीज़ें पहुंच ही नहीं पाई, अच्छी प्रोडक्ट हाथ के बने हुए, और इंग्लैंड से बनी हुई वस्तुओं पर टैक्स घटा दिया, तो भारत में वो चीज़ सस्ती हो गई। तो डेफिनेटली अब देश तो एक तरफ गरीबी में जा रहा था, तो आदमी क्या करेगा? सस्ता चीज़ ही खरीदेगा, सस्ता चीज़ ही खरीदेगा। तो यही हुआ कि सस्ती चीज़ें उन्होंने क्या की? भारत में भेजी। तो हमारा जो हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम जो इंडस्ट्री था, वो क्या हुआ? पूरी तरह से उसका पतन हो गया, देसी उद्योगों का पतन हो गया। दूसरा, औद्योगिक उत्पादों का हमको बाजार बना दिया, हमारी अर्थव्यवस्था को पिछलग्गू अर्थव्यवस्था बना दिया। पिछलग्गू माने हम ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर निर्भर हो गए। वहाँ के लोग अगर कोई चीज़ बेचेंगे तो हम खरीदेंगे, और यहाँ के वस्तुओं को हम जो उत्पादन करते हैं रॉ मटेरियल का, उसको हम सिर्फ ब्रिटेन को ही बेच सकते हैं, और हम चीज़ खरीदना चाहें तो सिर्फ ब्रिटेन से खरीद सकते हैं। यानी हमारी इकोनॉमी जो थी वो पूरी तरह से पिछलग्गू बन गई ब्रिटेन के। इससे हमारे यहाँ उन्होंने बाजार की तरह डंप किया, मार्केट की तरह से इस्तेमाल किया भारत की पूरी इकोनॉमी को। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका रहा। एक और चीज़ वो है लैंड रेवेन्यू, अत्यधिक भू राजस्व। अंग्रेज लोग जब नहीं आए थे ना, यानी कि जब मुगल सल्तनत थी भारत में, तो तब भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी, सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी। और इस सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी का जो आधार था बच्चा, वो ये था कि एक किसान और एक देसी उद्योग। किसान चीज़ों को उगाता था, रेवेन्यू सरकार को देता था, फिर अपने पास जो बचता था उससे खुद भी खाता था, और उससे अपनी चीज़ों को खरीद लेता था घर के इस्तेमाल की। और जो उद्योगी व्यक्ति होता, देश का गांव का उद्योग था, वो व्यक्ति रॉ मटेरियल किसान से ले लेते थे, और वही उनका मार्केट था। यानी कि गांव की इकोनॉमी अपने आप में सेल्फ डिपेंड थी। गांधी जी यही तो कहते थे कि गांव की इकोनॉमी को सेल्फ डिपेंड बना भैया। तो गांव अपने आप में एक इकोनॉमिकल यूनिट थे जो एक दूसरे पर निर्भर थे, यानी किसी तीसरी पावर की ज़रूरत ही नहीं थी हमें। अंग्रेज लोग जब आए ना, तो उन्होंने कहा
कि हिंदुस्तान को गुलाम बनाना है तो गाँव पर कब्जा करो। गाँव पर कब्जा कब होगा? जब यहाँ के लोग हो जाएंगे गरीब, और गरीब व्यक्ति क्या करेगा? वो हमारी चीज़ों का इस्तेमाल करेगा। सेल्फ रिलायंस जो इकोनॉमी थी हमारी, गांव के उद्योग की और किसान की जो आपसी एक दूसरे पर अंतर संबंध थे, उनकी जो आपस में एक दूसरे पर निर्भरता थी, वो निर्भरता को ख़त्म कर दिया। किसान उद्योग को ख़त्म कर दिया वह सस्ती चीज़ें ला करके भारत में, और किसान को ख़त्म कर दिया बहुत ज़्यादा टैक्स लगा करके कि ये अमीर रहे ही ना तो ये उद्योग से कुछ खरीदेगा ही नहीं। जो देसी उद्योग के कपड़ा है उसको खरीदेगा ही नहीं, वो महंगा है, क्योंकि पैसा इसके पास कम रखो। तो उन्होंने बहुत प्लानिंग से, मैंने कहा अंग्रेज लोग सियाणे होते हैं, प्लानिंग से उन्होंने गेम किया तो भू राजस्व बहुत बढ़ा दिया। भू राजस्व बढ़ाने का एक फ़ायदा ये है कि उनकी गरीबी रहेगी, गरीब रहेंगे तो हम पर निर्भर रहेंगे। दूसरी बात ये कि उनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। लूट मचानी थी उनको तो भारत के पैसों से, तो भारत के पैसों से खूब पैसा उन्होंने इकट्ठा किया, लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ये नेगेटिव इम्पैक्ट है इकोनॉमिकल उपनिवेशवाद का। फिर जो है उन्होंने ये भी नहीं किया कि चलो एग्रीकल्चर पर फोकस करें, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करें। देखो यार, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है एग्रीकल्चर में, तब जा करके तो एग्रीकल्चर क्या करता है? ग्रो करता है। उन्होंने सिर्फ लूटा, इन्वेस्ट नहीं किया। और सबसे ज़्यादा उपनिवेशवाद का नेगेटिव इम्पैक्ट किसानों पर ही पड़ा, बेचारों पर। गरीब दरिद्रता उनके गाँव तक ही पहुँची, किसानों तक ही पहुँची। एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा बच्चा, वो है कृषि का व्यवसायीकरण, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मैंने बताया कि आपने क्या किया, वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जो आपके उद्योग में काम आते हैं, और भारत की फूड सिक्योरिटी खत्म हो गई। जो खाद्य सुरक्षा थी, जो हम लोग देसी, हमारा जो ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब हम बोते थे, वो खत्म हो गया। तो भारत के लोग बेचारे भूखों मर गए, अकाल में भूखों मर गए। फेमाइन का इम्पैक्ट आया, कोई डिसीज आ गई तो हमारे पास खाने के लिए नहीं था। एक और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, वो था ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन। चेंजेस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द विलेज इकोनॉमी। मैंने कहा ना, एक दूसरे पर निर्भर थे, वो क्या हो गया? वो खत्म हो गया। और जो हमारे यहाँ भारत में जो एक तरह से जब कृषि का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ, पूंजीवाद की कृषि की शुरुआत हुई, तो कई सारे किसानों पर वो चीज़ थोपी गई जो उनको बोना नहीं था, वो भी उनसे जबरदस्ती बुआया गया। और जो अर्थव्यवस्था है, गांव की अर्थव्यवस्था है, हस्तशिल्प उद्योग और किसानों के बीच में, उसका ढांचा पूरा बदल दिया इन्होंने। इंडियन इकोनॉमी का वीक होना, इससे हमारी अर्थव्यवस्था में सरप्लस पैसा बचा ही नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए। अर्थव्यवस्था क्या हो गई बच्चा? कमजोर हो गई। और भारतीय अर्थव्यवस्था पिछलग्गू अर्थव्यवस्था बनकर रह गई। भारत से ब्रिटेन की तरफ धन का बहुत निर्गमन हुआ, जिसे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहते हैं। हम आने वाली टॉपिक्स में इस पर बात करेंगे। और पूंजी की कमी हुई, कृषि, उद्योग, व्यापार में पिछड़ापन आया, जिसके कारण हमारे देश में कृषि भी कमज़ोर, उद्योग भी कमज़ोर, व्यापार भी कमज़ोर। तो रिजल्ट गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी। कहा ना मैंने शुरुआत में, 200 साल में क्या हुआ ऐसा जो हम गरीब बन गए? यही हुआ। हमारा पैसा लूट लूट करके इंग्लैंड ले जाया गया, वहाँ पर इंडस्ट्री में लगाया गया, हमारा पैसा जो हम पर लगना था। फिर भारत में अपने लिए रेलवे नेटवर्क का जाल बिछाया, लेकिन रेलवे ने भारतीयों को लाभ नहीं पहुँचाया, बल्कि संसाधनों का क्या किया? दोहन किया। हमारे रिसोर्सेज को लूट लूट करके ले गए, और स्पीडली लूट लूट करके ले गए। भारत में कृषि को ख़त्म, ट्रेड को ख़त्म, उद्योग का खात्मा। मगर क्या अंग्रेज़ों के भारत में आर्थिक नीतियों का कुछ पॉजिटिव चीज़ भी इम्पैक्ट आपने को देखने को मिली? पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा? बिल्कुल पड़ा। क्या पड़ा? सोचो बच्चा, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा? सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि हमारे देश में नकदी का प्रचलन बढ़ गया, और नकदी के प्रचलन बढ़ने से भारत जो है वो पूंजीवादी देश के एक पैटर्न पर चलने लगा, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हो गया। ब्रिटिश सरकार के तहत एक और सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि भारत में गांवों को शहरी मंडियों से जोड़ दिया गया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के एकीकरण में, यूनिफिकेशन में मदद मिला। तीसरा एक सकारात्मक इम्पैक्ट जो पड़ा वो ये पड़ा कि रेलवे से, डाक से, टिकट से
टेलीग्राफ से इससे आधुनिक संचार माध्यमों का भारत में आगमन हो गया। और रेलवे ने तो बाद में भारत के एकीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और आज भी रेलवे भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक एकीकरण में, यूनिफिकेशन में मदद करता है। भारत में कई सारी नई फसलों का आगमन हो गया इनके कारण। चाय का, आज हिंदुस्तान चाय में बहुत प्रोडक्ट करता है, कॉफ़ी का, रबर का, कई सारे प्लांटेशन भी हमारे यहाँ क्या हुआ इससे शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। अब इसके बाद में हम उपनिवेशवाद के सकारात्मक प्रभाव पढ़ते हैं, सामाजिक प्रभाव पढ़ते हैं। सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ भाई? सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ? तो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे नए सामाजिक वर्ग उदित हो गए। ग्रामीण क्षेत्र में नए सामाजिक वर्ग कैसे कि जो हमारा जो गांव था वो आत्मस्वरूप था, उसका जो स्वरूप था वो आत्मनिर्भरता वाला था। मगर फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने वहाँ पे अपने नए कानूनों के माध्यम से नई लैंड रेवेन्यू सिस्टम अपडेट कर दिया। तो हमारे देश में क्या हुआ, हमारे गांव में जमींदार और कई ऐसा वर्ग था, जमींदार के अलावा गुमास्ता वर्ग क्या होता है कि जो रहते शहरों में थे मगर गांव में जाकर लैंड रेवेन्यू वसूल करते थे, तो वो वर्ग का उदित हुआ। इसके अलावा पट्टेदार, काश्तदार, मालिक और जो खेतीहर मजदूर थे, मतलब ये सब चीज़ें, नए नए वर्ग हमको देखने को मिले। शहर में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। अब जब अंग्रेज लोगों ने भारत में शहरों में जो पूंजीपति, उद्योगपति थे, औद्योगिक मजदूर थे, इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पेशेवर नए जो क्लास थी वो जनरेट हो गई। शिक्षक, पत्रकार, वकील, इनका उपनिवेशवाद के दौरान ही तो डेवलपमेंट हुआ और ये बाद में भारतीय समाज के, अर्थव्यवस्था के, राजनीति के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ बन गए। पत्रकार, वकील ही तो थे। कांग्रेस में कौन थे? वकील लोगों का तो बोलबाला था। तो नया शहरी वर्ग हमारे यहाँ उदित हुआ। समाज में ये पेशेवर वर्ग जो था ना, मध्यम वर्ग, बच्चा, ये मध्यम वर्ग ही बाद में भारत में सामाजिक क्रांति लाता है, सामाजिक सुधार आंदोलन लाता है, राजनीतिक क्रांति लाता है। यही वर्ग जो था ये अधिकारों की मांग करेगा, यही वर्ग कांग्रेस बनाएगा। यही वर्ग के व्यक्ति थे महात्मा गांधी, बैरिस्टर। तो ये जो नया वर्ग उदय आया, इससे ये नए वर्ग का उदित हुआ, ये सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। इसके अलावा जो हमारे देश में जाति संगठनों का उदय हुआ, कई सारे नए अंग्रेजों ने हम पर अत्याचार किए तो कई सारे नए जाति संगठनों का भी उदय हुआ। खासतौर पे जाति संगठन औपनिवेशिक व्यवस्था में जो है, जब हमारे अधिकारों का दमन किया गया तो जाति आधार पर संगठन बनने लगे जो अपने अधिकारों की मांग करते थे, तो जातिगत संगठन बनने लगे और वो संगठन बड़े प्रभावशाली हुए। सांप्रदायिकता का उदय, ये एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल खेला और डिवाइड एंड रूल में उन्होंने क्या किया कि औपनिवेशिक शासन के दौरान हमारे यहाँ पर धर्म के आधार पर लोगों को बांट करके अपनी सत्ता को चलाने की रोटियां सेकी उस आग में, और इसका परिणाम बच्चा देश का विभाजन ही मिला, देश का विभाजन। तो ये एक और नेगेटिव इम्पैक्ट है सामाजिक क्षेत्र में, सोशल लाइफ में। भारतीय समाज पूरी तरह से जटिल बनाने की कोशिश की गई, उसकी संस्कृति को समाप्त करने की कोशिश की गई। हमारे देश के लोगों को निम्नतम लोग कहा जाने लगा कि कमज़ोर सिविलाइजेशन है। मगर उपनिवेशवाद का समाज पर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। और सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा बच्चा? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शिक्षा उन्होंने आधुनिक दी, जिसके कारण नया मध्यम वर्ग पैदा हुआ। और मैंने बताया कि नहीं, यही मध्यम वर्ग बाद में क्या करता है, सुधारों की शुरुआत करता है, चाहे सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो। अंग्रेजों की सामाजिक नीतियों का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि हमारे देश में अंग्रेजों ने कई सारी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त भी किया, जैसे ठगी प्रथा को ख़त्म किया, सती प्रथा को ख़त्म किया, विधवा पुनर्विवाह को उन्होंने कानूनी अमली जामा पहनाया, कई सारी कुप्रथाओं को ख़त्म किया, बच्चों के बाल विवाह पर उन्होंने रोक लगाई, और प्रशासनिक अगर हम कहें तो इस सुधार आंदोलन को भी शुरू करने में उनकी शिक्षा का रोल था। हमारे देश में कई सारे समाज सुधारक अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त किए हुए लोग थे और उनके प्रयासों से कई सारे देश में इंस्पिरेशन भी मिला। तो ज्योतिबा फुले जैसे लोग, अंबेडकर जैसे लोग, जिन्होंने समाज को एक करने में भूमिका निभाई,
वो भी इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ही माना जाएगा। अब आते हैं इस बात पर कि राजनीतिक क्षेत्र में अंग्रेजों ने उपनिवेशवाद का राजनीतिक क्षेत्र पर क्या इंपैक्ट पड़ा, पॉलिटिकल लाइफ पर भारत की। तो बेटा भारत की पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक क्षेत्र पर यह इंपैक्ट पड़ा कि हमारे यहाँ नई प्रशासनिक व्यवस्था का उदय हुआ। भाई पहले हम लोग मुगलों के अधीन प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे, अब मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था खत्म हो गई। अंग्रेजों ने अपनी नई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर शुरू किया, नया जुडिशियल स्ट्रक्चर स्टार्ट किया, नई न्यायिक व्यवस्था कायम की। हमारे यहाँ पहले न्याय किए जाते थे हिंदू मुसलमान धर्म के आधार पर, अब उन्होंने नया CPC CRPC IPC CRPC को बना दिया, नई कानूनी संहिता का निर्माण कर दिया, और वो आधार आज भी चल रहा है हमारे देश में, वही जुडिशियल सिस्टम है। उन्होंने नए नए पद बनाए, कलेक्टर का पद जो आप लोग बनना चाहते हैं अंग्रेजों ने बनाया था भारत में, तो डिस्ट्रिक्ट जज का पद हो, चाहे पूरा गवर्नर से लेकर के ग्राम पंचायत तक का पूरा नया प्रशासनिक ढांचा उन्होंने खड़ा किया। मगर इसका उद्देश्य आर्थिक शोषण था, इकोनॉमिकल प्रॉफिट ही था, यहाँ के लोगों के विद्रोह को दमन करना ही था। नई पुलिसिंग व्यवस्था उन्होंने लागू की, पर उसका उद्देश्य भी था भारत पर नियंत्रण रखना। नई सैन्य प्रणाली लागू की, उसका उद्देश्य था भारत के लोगों पर नियंत्रण रखना। नई प्रशासनिक व्यवस्था, ताकि इनको ये एहसास हो कि हमारी व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है, ये भावना भारतीयों के मन में डालना। भारत का राजनीतिक एकीकरण कर दिया भैया उन्होंने। हाँ सच्चाई है, नेगेटिव इम्पैक्ट बोलेंगे पर पॉजिटिव भी है कि पहले हमारे देश में ना अलग अलग राजे रजवाड़े थे, अलग अलग रियासतें थी, सब आपस में लड़ते थे। अंग्रेजों ने सबको मिला करके एक कर दिया। पहले पंजाब अलग लड़ रहा था तो अवध अलग लड़ रहा था, इन दोनों को कब्जा करके उन्होंने एक कर दिया। तो अब जब राजनीतिक एकीकरण हो गया तो लोगों का सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण भी होगा, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन के साथ साथ कल्चरल यूनिफिकेशन भी हुआ भारत में। और वो कल्चरल यूनिफिकेशन का पॉजिटिव इंपैक्ट बहुत पड़ा कि भारत के लोगों को ये एहसास हुआ कि हम एक राष्ट्र के तौर पर, जीवंत राष्ट्र के तौर पर रह सकते हैं, एक कानून व्यवस्था के तहत रह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को बाहर खदेड़ो, फिर हम एक राष्ट्र के तौर पर रहेंगे। गांधी जी के नेतृत्व में यही तो बात हुई थी, वो एक राष्ट्र के तौर पर रहने लगे। उपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली, उन्होंने क्या किया, ऐसी शिक्षा प्रणाली दी जिसके, अच्छा एजुकेशन पर मेरा एक अगला लेक्चर आएगा ना बाद में, पूरा ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम पर ही पूरा लेक्चर बना हुआ है। पर शिक्षा प्रणाली उन्होंने कैसी दी कि भारत में हम लोग परिचित हुए, हम पश्चिमी शिक्षा से परिचित हुए, वेस्टर्न एजुकेशन से। हमारे यहाँ पहले धर्म की शिक्षा थी। हमारी शिक्षा का मूल उद्देश्य ये था बच्चा कि भारतीय लोगों को नैतिक बनाया जाए, नैतिकता पर आधारित समाज बनाया जाए। उन्होंने नैतिकता के साथ साथ क्या किया, राजनीतिक शिक्षा भी दी, समाजवाद का पाठ पढ़ाया। आधुनिक शिक्षा के माध्यम से हमने उनका इतिहास पढ़ा, भारत का इतिहास पढ़ा, भूगोल पढ़ा, साइंस पढ़ा, टेक्नोलॉजी पढ़ा, लोकतंत्र पढ़ा, सेक्युलरिज्म पढ़ा, डेमोक्रेसी पढ़ा, लोकतंत्र की परिभाषाएं पढ़ी, व्यक्तिवाद पढ़ा, मानवतावाद पढ़ा, पुनर्जागरण पढ़ा, रेनेसा पढ़ा, क्रांतियां पढ़ी, फ्रांस की क्रांति पढ़ी, अमेरिकन क्रांति पढ़ी। तो इसको पढ़ने से हमको ये समझ में आया काहे अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं, खुद का राष्ट्र बना लो, भगाओ इनको हिंदुस्तान से, खदेड़ दो। वही हुआ बाद में। तो कुल मिलाकर बच्चा, आधुनिक शिक्षा जो उन्होंने दी, उनका उद्देश्य था भारत में कैसी क्लास जनरेट हो जाए जो उनके लिए काम करे, मजदूर बन जाए उनके लिए। पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि हमारे देश में नए नए मध्यम वर्ग पैदा हुआ, पढ़ा लिखा वर्ग थी, और वो पढ़े लिखे व्यक्ति ने बाद में क्रांति ला दी। नए राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ। भाई नई नई विचारधारा हमने पढ़ी कि वहां तो पॉलिटिकल पार्टीज होती भैया ब्रिटेन में, हमारे भी पॉलिटिकल पार्टीज बनने लगी। क्या था, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास सभा, बंगाल सभा, और भी कई सारे, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, कांग्रेस। उनको देखकर ही तो हमारे राजनीतिक संगठन बने ना, कि वहां ऐसा होता, हम भी ऐसा करेंगे। पहली बार सरकार से बातचीत करने के तरीके नए नए सीखे हमने, प्रेयर, पिटीशन, प्रस्ताव, ये सब चीजें हमने सीखी उनसे। लोकतंत्र से परिचय हुआ भैया, ये तो सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेजों के कारण ही हम लोग लोकतंत्र से परिचित हो पाए, हमारे नई स्वतंत्र राजनीतिक चेतना जागृत हो पाई, हमारे यहाँ पर एक राजनीतिक तौर पर हम एक ऐसे मतलब व्यवस्था को अंगीकार कर पाए। हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सीखी, हमने अकाउंटेबल गवर्नमेंट सीखी, हमने एफिशिएंट गवर्नमेंट क्या होता है ये सीखा,
हमने सेक्युलर गवर्नमेंट क्या होती ये सीखा। ये सब चीज़ें हमने अंग्रेजों से सीखी। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी कुछ आप देखिए। तो नेगेटिव में तो ज़्यादा पॉलिटिक्स में पढ़ा नहीं, पॉजिटिव बहुत हुआ हमको। तो ये जो था ना बच्चा, ये उपनिवेशवाद के इम्पैक्ट हैं, कोलोनाइजेशन का प्रभाव था जो भारत पर हुआ। उपनिवेशवाद का के चरण, कोलोनाइजेशन की स्टेजेस और उनके इम्पैक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताने के दौरान, पढ़ाने के दौरान कई बार कुछ शब्द इधर से उधर हो जाते हैं, कुछ लैंग्वेज इधर से उधर हो जाती है। तो भाई ये सब चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा और अपनी पढ़ाई को लेकर के और ज़्यादा सेंसिटिव बन जाइए। अंग्रेज़ों ने हमको लूटा, मारा, पीटा, घसीटा, मगर कुछ पॉजिटिव चीज़ें उन्होंने भी दी। अपना दृष्टि जो है, अपना जो विज़न है या हमारा जो देखने का नज़रिया है, हमेशा सकारात्मक बनाए रखो। भगवान तुमको कितनी भी तकलीफ दे दे, आपके सामने कितनी भी बुरी परिस्थितियां आ जाएं, आप कितने भी मानसिक तौर पर परेशान रहो, मगर कभी भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना मत छोड़ना। फेल हो जाओ, अटेम्प्ट दिया पीएससी का, यूपीएससी का, फेल हो गए, कोई बात नहीं, हो गए ना, पर पास नहीं होगा ये भावना मत लाना मन में। पॉजिटिव रखो। अच्छा इस बार 4 नंबर से रह गया, अगली बार कुछ भी हो जाए 10 नंबर ज़्यादा लाऊंगा। हर एक चीज़ में सकारात्मकता होती है, हम पर निर्भर करता है हम कैसे उसको देखते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है, एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत ज़रूरी है। इस देश का सिस्टम चलाना है आपको, और उस सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं। अब उन खामियों को देख करके या तो आप वहां घुसो ही मत, पर यदि घुस रहा है तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि हाँ हम इसको बदलेंगे। ओके गाइस, तो चलिए भैया एक क्लास यहीं पर फाइंड अप करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे आधुनिक भारत की सीरीज में, और नए नए वीडियोस पढ़ेंगे, आपको मज़ा आएगा। तो भैया हमारे चीज़ों को थोड़ा शेयर कर दो, और जो कोई प्रॉब्लम हो आपको वो हमसे डायरेक्ट करो। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम का लिंक आपके इसमें, फेसबुक पेज का लिंक है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। वेबसाइट को प्लीज़ ज़रूर देख लें, हमारी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता रहेगा, डेली करंट अफेयर भी आपको मिलता रहता है। और जिसको पीएससी की तैयारी के दौरान कोई भी प्रॉब्लम हो रहा, हमसे जुड़ जाएं, हम आपके लिए ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।